नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका सुबह आईएएस की आज की स्पेशल क्लास में। तो बच्चों, आज हम यूपीएससी प्रीलिम्स के 1993 के राज्य व्यवस्था से जुड़े कुछ प्रश्न आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। इन प्रश्नों के डिस्कशन का उद्देश्य सिर्फ यह नहीं है कि आपको सिर्फ यूपीएससी के क्वेश्चन का आंसर आ जाए, बल्कि किस तरीके से प्रश्न पूछे हैं और किस तरीके से हम किसी ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं और सही उत्तर तक पहुंच पाते हैं। आपसे अपेक्षा है कि हर प्रश्न को पहले स्वयं करेंगे आप, उसके बाद एक्सप्लेन को ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से देखेंगे। तो चलिए बच्चों, पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। आपको एक बार फिर से याद दिला दें, यह जो प्रश्न आप डिस्कस करने वाले हैं हम आपके साथ, वह प्रश्न है 1993 का। 1993 का प्रश्न है आप सबके सामने। तो सबसे पहला प्रश्न है आप सबके सामने, चलिए शुरू करते हैं इसको। चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखा गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, मिलान करना है। तो यहाँ पे संविधान के लक्षण दिए गए हैं, दूसरी जगह किस देश से ग्रहण किया गया है, किस लक्षण को किस देश से ग्रहण किया गया है संविधान में। जैसा कि आप सब जानते हैं बच्चों की मूल अधिकार जो है यूएसए से लिया गया है, मूल अधिकार यूएसए से लिया गया है। और वहीं शासन की संसदीय प्रणाली जो है वह यूके से ली गई है, ब्रिटेन से। अब देखते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस जो है, आपातकालीन उपबंध लिए गए हैं जर्मनी के संविधान से, जर्मनी रीख के संविधान से लिए गए हैं। और वही राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है आपका, वो आयरलैंड से लिए गए हैं। तो इस तरीके से पहला प्रश्न हमारा कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। देखते हैं दूसरा प्रश्न आप सबके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सही है। तो यहाँ पे सही है, सही नहीं है, इस बात का विशेष रूप से हम सबको ध्यान रखना है। यहाँ पे आ गए हम दूसरे प्रश्न की तरफ। संविधान सभा के बारे में संविधान सभा के बारे में कौन सा कथन जो है कि सही है। तो इस तरीके से देखेंगे, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, यह बिल्कुल गलत है क्योंकि वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। दूसरा है कि वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, यह भी गलत हो जाए गया आपका। वह बहुदलीय निकाय थी, यह बिल्कुल मल्टी पार्टी बॉडी थी, यह सही है आपका। उसके बाद देखते हैं कि उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था, यह भी सही हो जाएगा। अगर आप आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 3 और 4। 3 और 4 आपका आंसर हो जाएगा, 3 और 4। तो बच्चों, हम समझते हैं कि संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया था। विधानसभाओं का जो विधानसभा थी, विधानसभा का उपयोग जो है कि निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया था, निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया था। रूप में इसका उपयोग किया गया था। अतः संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी और यह निर्वाचन प्रारंभिक स्तर पर वयस्क मताधिकार प्रणाली द्वारा किया गया था, इसलिए आपका सही आंसर 3 और 4 हो जाएगा। अब इसी क्रम में हम देखते हैं अगला प्रश्न आप सबके सामने। प्रश्न संख्या 3, तीसरा प्रश्न देखते हैं आप सबके सामने है कि स्वर्ण सिंह समिति ने जिस प्रश्न पर विचार किया था वह क्या था। द स्वर्ण सिंह कमिटी कंसीडर्ड द क्वेश्चन ऑफ। तो क्या था जिस पर स्वर्ण सिंह समिति ने विचार किया था। पहला है कि जम्मू कश्मीर के प्रतिरूप पर पंजाब को अधिक स्वायत्तता, जो कि गलत है। भारत के लिए राष्ट्रपति मूलक शासन प्रणाली की उपयुक्तता, जो कि गलत है। और मूल अधिकारों की तुलना में नीति निदेशक तत्वों की प्रधानता, जो कि बिल्कुल सही ऑप्शन है।
की जो है कि प्रधानता। चौथा है प्रशासनिक सुधार, आपका सही उत्तर सी हो जाएगा। प्रशासनिक सी हो जाएगा, मूल अधिकारों की तुलना में नीति निदेशक तत्वों की प्रधानता। तो स्वर्ण सिंह क्या कहते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा गठित की गई थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति को कब लाया गया था? इसको लाया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। स्वर्ण सिंह समिति को लाया गया था 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कब लाया गया था? 1976 में। 1976 में लाया गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन मूल अधिकारों पर राज्य के नीति निदेशक तत्वों को वरीयता प्रदान करने के लिए प्रश्न पर विचार करने के लिए किया गया था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में अब तक का सबसे विशद 42वां संविधान संशोधन किया गया। इसी कारण 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा सभी नीति निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान करते हुए तीन अतिरिक्त जो है कि नए नीति निदेशक तत्वों को संविधान में शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी एवं अखंडता शब्द, राष्ट्रपति के मंत्रिपरिषद की सलाह मानने की बाध्यता तथा संसद व राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 6 वर्ष करना आदि प्रावधानों का समावेश किया गया है। तो जैसा कि जानते हैं, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया था। कौन कौन सा था? पंथ निरपेक्षता, समाजवादी, अखंडता। पंथ निरपेक्षता, समाजवादी और अखंडता को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया था। अब हम आपका अगला प्रश्न देखते हैं। इसका सही उत्तर हो गया कि मूल अधिकारों की तुलना में नीति निदेशक तत्वों की प्रधानता। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। 1993 का पीटी का क्वेश्चन है आईएएस के। प्रश्न संख्या 4। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह क्या था? भारत के, जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति होती है, तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में, वह कौन सा मामला था जिस पर भारतीय राष्ट्रपति को वीटो शक्ति का प्रयोग करना पड़ा था। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, द इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल। तो दिए गए विकल्पों में भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति ने जेबी वीटो को, पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। जेबी वीटो या पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। इस तरीके से आपका सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप सबके सामने बच्चों, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5। भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? यहाँ पे अगला प्रश्न है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? किस आयोग ने की थी? तो इसका आपका हो जाएगा, यहाँ पे दिया गया है ढेबर आयोग, कालेलकर आयोग और खेर आयोग और राजमन्नार आयोग। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए कि राजमन्नार आयोग आपका सही उत्तर हो जाएगा। राजमन्नार आयोग जो है कब गठित किया गया था? राजमन्नार आयोग का गठन 1969 में किया गया था। तमिलनाडु सरकार द्वारा इसका गठन किया गया था। आयोग के अध्यक्ष पीबी राजमन्नार थे। यहाँ पे पीबी राजमन्नार जो है थे इसके चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे, तथा 2 सदस्य पीबी रेड्डी और स्वामी पीएल मुदलियार थे। 1971 में प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में राजमन्नार आयोग ने संघ राज्य संबंधों में योजना आयोग की भूमिका को नकारने के साथ साथ केंद्र राज्य द्वारा राज्यों में नियुक्त किए जाने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस को समाप्त करने की सिफारिश की थी। ज्ञातव्य है कि काका कालेकर आयोग का गठन 1953 में किया गया था। इसका जो है गठन 1953 में किया गया था। भारतीय समाज के पिछड़े वर्गों की पहचान तथा उनके हित संवर्धन हेतु सिफारिश देने के लिए किया गया था। जबकि जो बीजी खेर आयोग है 1955 में आया था। बीजी खेर आयोग जो है कि
1955 में आया था। बीजी खेर आयोग 1955 में आया था। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया था। राजभाषा आयोग था। 1956 में अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी थी। इस तरीके से जो भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश राजमन्नार आयोग ने की थी। आपका सही आंसर हो जाता है डी। चलिए बच्चों, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6। यहाँ पे देखिए प्रश्न है कि भारत में राज्य का मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि पात्र नहीं होता। भारत में राज्य का मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता। कब नहीं होता? वह स्वयं प्रत्याशी होता, गलत। उसे राज्य विधान मंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, यह भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। वह राज्य विधान मंडल के उच्च सदन का सदस्य हो, यह बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर। यदि वह कार्यवाहक रूप में नियुक्त मुख्यमंत्री हो। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 से स्पष्ट है कि राज्य विधान मंडल के उच्च सदन अर्थात विधान परिषद के सदस्य का उल्लेख निर्वाचक मंडल में नहीं किया गया है। इसलिए जो है कि मुख्यमंत्री पात्र नहीं होगा भारत के जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में। इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा सी, वह राज्य विधानमंडल के सदस्य का मतलब सदन का सदस्य हो। अब इसी क्रम में हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 है आप सबके सामने। स्पीकर के पद के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? स्पीकर के बारे में यहाँ पूछा गया है, कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर देखते हैं पहला प्रश्न है, सातवां प्रश्न है कि वह पहला कथन है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा है कि यह आवश्यक नहीं है कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा, यह भी गलत है। आगे देखते हैं अगला ऑप्शन, यदि सामान्य अवधि से पूर्व सदन को भंग कर दिया जाए उसे अपना पद छोड़ना होगा, यह भी गलत है। यदि वह त्याग पत्र देना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा, जबकि यह बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा डी। तो बच्चों ध्यान से सुनिए स्पीकर के बारे में बातें। इस प्रश्न के सही उत्तर के लिए इसके सभी विकल्पों पर क्रमशः विचार करना होगा। स्पष्ट असत्य है क्योंकि संविधान के अनुसार स्पीकर के विषय में राष्ट्रपति की कोई भूमिका नहीं होती। विकल्प बी भी असत्य है क्योंकि अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा के सदस्य अपने में से अपना उपाध्यक्ष चुनेंगे। जहां तक विकल्प सी की बात है, अनुच्छेद 94 के संदर्भ में स्पष्ट करता है कि नई लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक पूर्व स्पीकर अपने पद पर बना रहेगा। अतः यह विकल्प भी असत्य है। विकल्प डी के विषय में 94 जो है बी में 94 बी में यह प्रावधान किया गया है, यह बात कही गई है कि यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। स्पीकर अपना जो त्यागपत्र है वह हमेशा उस स्पीकर को देता है। अब हम देखते हैं इसी बच्चों, अब आप सबके सामने है प्रश्न संख्या 8। 8वां प्रश्न है, तो क्या कह रहा है 8वां प्रश्न कि बजट पर संसद के नियंत्रण के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? क्योंकि बजट पर कई प्रकार से संसद का नियंत्रण होता है। यहाँ पर कहा गया है कि बजट पर संसद के नियंत्रण के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? तो यहाँ पर देखिए बच्चों, बजट के निर्माण में संसद का कोई हाथ नहीं होता, क्योंकि यह बात बिल्कुल गलत है। यह आपका आंसर भी हो जाएगा क्योंकि बाकी जो स्टेटमेंट है वह गलत है। संसद को समेकित निधि पर प्रभावित व्यय को बढ़ाने की शक्ति प्राप्त है, सही है।
संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई कर अधिरोपित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है, यह बिल्कुल सही है। संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना किसी कर को बढ़ाने की शक्ति प्राप्त नहीं है, यह भी बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ए। तो विधानमंडल की स्वीकृति के लिए बजट तैयार करना केवल सरकार तथा राज्य सरकारों का संवैधानिक दायित्व है। कराधान, विधायी विशेषाधिकार, व्यय पर आधारित नियंत्रण तथा वित्तीय मामलों पर कार्यपालिका द्वारा पहल, संसदीय वित्तीय नियंत्रण प्रमाणिता के कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं। इस तरीके से आपका उत्तर हो जाएगा ए। बजट के निर्माण में संसद का कोई हाथ नहीं होता। यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। संसद के विषय में बजट पर चर्चा। बच्चों, आप सबके सामने अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसमें से एक स्टेटमेंट सही बताना है। तो कौन सा है, कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो देखिए कि पहला स्टेटमेंट है, न तो वित्त आयोग ही संवैधानिक निकाय है, न ही योजना आयोग। तो यह बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है। और दूसरा है कि वित्त आयोग का क्षेत्र बजट के राजस्व खंड के पुनरीक्षण तक ही सीमित है, जबकि योजना आयोग सर्वांगीण पुनरीक्षण करता है, जिसमें राज्य की पूंजीगत और स्वगत दोनों आवश्यकताएं की जाती हैं। यह भी आपका स्टेटमेंट गलत है। अब देखते हैं स्टेटमेंट सी और डी। तो यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट सी क्या कहता है कि कोई व्यक्ति एक ही समय में वित्त आयोग और योजना आयोग दोनों का सदस्य नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति है एक ही समय में योजना आयोग और वित्त आयोग का सदस्य नहीं हो सकता है। और अगला है कि वित्त आयोग और योजना आयोग के कार्यों और दायित्वों का परस्पर अतिव्याप्ति नहीं है, जो कि स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। डी स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वित्त आयोग और योजना आयोग के कार्यों और दायित्वों की परस्पर अतिव्याप्ति नहीं है, क्योंकि वित्त आयोग केंद्रीय करों में राज्यों के भाग और केंद्र द्वारा राज्यों को दिए जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत निर्धारित करता है, जबकि योजना आयोग देश के समेकित आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए योजनाएं बनाता है। इसलिए जो है कि आपका आंसर डी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के अधिकारिता में आते हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं। पहला है आपका कि केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, गलत है। दूसरा, राज्यों के परस्पर विवाद, गलत है। यहाँ पे देखिए मूल अधिकारों के संरक्षण मूल अधिकारों के संरक्षण की, तो यह अधिकारिता उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अगर देखें उच्च न्यायालय के अंतर्गत देखें तो आ जाएगा 226, और हाई कोर्ट के अंतर्गत देखें तो आर्टिकल 32। इसके तहत जो है कि मूल अधिकार के संरक्षण की बात कही गई है। इसलिए आपका सही आंसर सी हो जाएगा, मूल अधिकारों का संरक्षण। अब इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ तथा अमेरिकी परिसंघ दोनों में समान रूप से पाया जाता है? कौन सा ऐसा लक्षण है जो भारतीय परिसंघ में भी पाया जाता है और अमेरिका के परिसंघ में भी पाया जाता है? तो यहाँ पे देखिए एकल नागरिकता, जो कि गलत है। संविधान में 3 अनुसूचियां, जो कि गलत है। और न्यायपालिका की द्वैधता, जो कि गलत है। यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर डी, संविधान की व्याख्या करने के लिए एक परिसंघी सर्वोच्च न्यायालय। संविधान के निर्वचन के लिए एक परिसंघी उच्चतम न्यायालय की स्थापना की प्रक्रिया भारतीय संविधान में अमेरिकी संविधान से प्रभावित है। यह मूल अमेरिकी संविधान का अंग नहीं था, वरना यह मार्बरी बनाम मेडिसिन के बाद में न्यायाधीश जॉन मार्शल द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी घ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न क्या है? दल बदल विरोधी कानून सबसे पहले 1979 में किस राज्य में लागू किया गया था? दल परिवर्तन विरोधी कानून सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? इसका सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पे देखिए केरल है, जो कि गलत है। जम्मू कश्मीर है, यह आपका सही आंसर हो जाएगा। न तो पश्चिम बंगाल, न ही तमिलनाडु।
तो यहाँ पे दल परिवर्तन विरोधी कानून सबसे पहले 1979 1979 में जम्मू कश्मीर में लाया गया था। तो क्या हुआ था, भारतीय संसद द्वारा श्री राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985, यहाँ पे 52 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1985 में राजीव गांधी की सरकार में, पारित करके संविधान में लाया गया था। 10वीं अनुसूची शामिल करके दल बदल को अवैध घोषित कर दिया गया था। परंतु इसके पूर्व ही भारत के जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा ने सर्वप्रथम सन 1979 में दल बदल विरोधी अधिनियम पारित करके उसे लागू कर दिया था। ध्यातव्य है कि 11वें संविधान संशोधन 2004 द्वारा संसद ने पुनः दल बदल विरोधी प्रावधानों में संशोधन तथा मंत्री परिषदों के आकार को निर्वाचित सदन की कुल सदस्य संख्या के 15% तक सीमित रखने का प्रावधान किया गया है। बच्चों, अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13, जो कि 1993 के पॉलिटी के सेक्शन से आया हुआ सबसे लास्ट क्वेश्चन है। तो क्या कहता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मत भारत के संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है? तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो हमारे अनुसूची 7 में अनुसूचियों से रिलेटेड सूचियों से संबंधित बात की गई है, जिसमें राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची को शामिल किया गया है। तो यहाँ पे कई बार क्या होता है कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची से जितने सारे विषय उसमें दिए गए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट विषय होते हैं, उनसे संबंधित प्रश्न कई बार पूछा जा सकता है। तो इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है उसे आप जरूर याद रखें। तो यहाँ पर समवर्ती सूची से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पर कि समवर्ती सूची में है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, जो कि समवर्ती सूची का विषय है। इस जो विषय को 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। पहले जनसंख्या और नियंत्रण परिवार नियोजन राज्य सूची का विषय था, 42वें संविधान संशोधन इसको जोड़ा गया। यहाँ पे लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता है, जो कि गलत है, प्रति व्यक्ति है, गलत है, निखात निधि गलत है। तो बच्चों, इस तरीके से हम सब ने बहुत ही अच्छे ढंग से 1993 के पॉलिटी सेक्शन के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे आईएएस के पीटी में, उनको अच्छे से ध्यान रखा। अब हम अगला जो है सेक्शन लेकर आएंगे पॉलिटी का, तो उसमें 1994 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे पॉलिटी के। इस तरीके से हर दिन आपको किसी न किसी सेक्शन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से विथ एक्सप्लेनेशन मिलता रहेगा। अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू और आप देख रहे हैं सुबह आईएएस। आज हम इस वीडियो में यूपीएससी प्रीलिम्स के 1994 के पॉलिटी के क्वेश्चन को मिलकर डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि उस समय का पेपर कैसा था, क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे और उनका कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन से किस तरीके से जुड़ा हुआ था। मैं कोशिश करूंगी कि हर क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, ताकि जो पहली बार देख रहे हैं उनको भी क्लियर हो जाए। तो चलिए बिना ज्यादा बात किए सीधा क्वेश्चन पेपर से शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य है। संविधान के कुछ लक्षण ऐसे हैं, अनिवार्य हैं, उनका निरीक्षण नहीं किया जा सकता। दूसरा है, मूल अधिकारों को न कम किया जा सकता न उसे छीना जा सकता है। तीसरा है, संविधान का संशोधन केवल 368 में विहित प्रक्रिया के द्वारा ही किया जा सकता है। संविधान की उद्देशिका का संशोधन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह संविधान का भाग नहीं और ना ही वह संविधान की आत्मा को प्रतिबंधित करती है। यहाँ पे पूछा गया है कि सही मतलब क्या है, उसका तात्पर्य सही क्या है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा क। संविधान के कुछ ऐसे लक्षण हैं, अनिवार्य है, उनका निरीक्षण नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? तो ध्यान से सुनिए बच्चों। यह शब्द सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम जब केस आई थी प्रयोग किया गया था। न्यायालय में कहा गया था कि यद्यपि 368 के अधीन संसद की संशोधन शक्ति विस्तृत है, किंतु असीमित नहीं है। संविधान के कुछ ऐसे अनिवार्य लक्षण हैं जिन्हें निराकृत कर वह आधारभूत ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती। तो कुल मिला के यहाँ हम देखेंगे केशवानंद भारती मामला, जो कि आया था 1973 में। इस तरीके से पहला प्रश्न कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न।
तो अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न क्या कहता है बच्चों? देखिए यहाँ पर कि भारत में समाचार पत्रों की स्वतंत्रता, भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्रता। पहला है आप सबके सामने, संविधान के अनुच्छेद 19 वन क में विशेष रूप से उपबंधित है। दूसरा है कि संविधान के अनुच्छेद वन के सबसेक्शन क में प्रत्याभूत अभिव्यक्ति के व्यापक स्वतंत्रता में निहित है। तीसरा है संविधान के अनुच्छेद 368 क के उपबंधों द्वारा प्रत्याभूत है, देश में विधि के शासन के प्रवर्तन से ही उद्भूत होती है। तो लैंग्वेज थोड़ा सा सेम टू सेम पेपर का है, तो थोड़ी अगर कठिनाई आई तो कुछ शब्द जैसे नहीं समझ में आ रहे तो उसको कमेंट में बताइएगा। कुछ दिन बाद बच्चों लाइव क्लास चलेगी तो आपको और आसानी होगी, तुरंत वही जो शब्द आपको समझ में नहीं आएंगे उसका रिप्लाई मैं तुरंत वही कर दूंगी। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। तो देखिए पत्रों का स्वतंत्रता की बात की गई है। तो देखिए भारत के संविधान में समाचार पत्रों एवं प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से किसी भी अनुच्छेद में उल्लेख नहीं किया गया है, परंतु प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के भाग 3 के अंतर्गत जो है कि भाग 3 के अंतर्गत जो 19 का वन सबसेक्शन क में दिया गया है, अलग से नहीं दिया गया है लेकिन इसी के तहत दिया गया है समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को। तो इसी में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के व्यापक परिप्रेक्ष्य में सम्मिलित किया गया है। इस तरीके से आप सबका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? निम्नलिखित में से किनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? यहाँ पे देखिए पहला है आपका कि वित्त आयोग के अध्यक्ष, दूसरा है योजना आयोग के उपाध्यक्ष, तीसरा है संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में 280 जो है आपका वो वित्त आयोग से जुड़ा हुआ है, वित्त आयोग से जुड़ा हुआ है। वित्त आयोग से जुड़ा हुआ है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में एक वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान है। संविधान के अनुसार वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं 4 सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यानी कि वित्त आयोग के अध्यक्ष हो गए पहला। दूसरा है वित्त आयोग द्वारा की जाती है। वित्त आयोग का कार्य केंद्रीय कर राजस्व तथा केंद्रीय सहायता अनुदान में राज्यों के हिस्से का निर्धारण करना। वित्त आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की भांति ऐसे संघ राज्य क्षेत्र जहां पर विधानसभा का अस्तित्व है के मुख्यमंत्रियों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ज्ञातव्य है कि दिल्ली एवं पांडिचेरी ऐसे केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र हैं जहां पर विधानसभा के गठन का प्रावधान है। इन दोनों संघ राज्यों के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। तो जो योजना अध्यक्ष के वो है उपाध्यक्ष है, इनकी नियुक्ति जो है कि पीएम के द्वारा की जाती है। और संघ राज्य क्षेत्र के जो मुख्यमंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति जो है कि राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। इसलिए आपका सही उत्तर जो हो गया बच्चों, हो गया सी, 1 और 3, 1 और 3। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। आप सबके सामने अगला प्रश्न है, ध्यान से पढ़ते हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो कथन क्या कहता है कि भारत में केंद्रीय लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन में सदस्यों के बहुमत पाने वाले राजनीतिक दल ही सरकार बनाते हैं, न कि मतों का बहुमत पाने वाले। यहाँ पे देखिए कारण अब क्या कहता है, अभी तक कथन देखा हम सबने, बहुत
और यहाँ पे देखिए बहुमत प्रणाली पर आधारित निर्वाचन में प्राप्त मतों की अपेक्षित बहुलता के आधार पर ही परिणाम का निर्णय होता है। यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि जो भारत में केंद्रीय लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचन में सदस्यों के बहुमत पाने वाले राजनीतिक दल ही सदस्य मतलब सरकार बनाते हैं, न कि मतों का बहुमत पाने वाले। यहाँ पर देखिए कारण क्या है कि बहुमत प्रणाली पर आधारित निर्वाचन में प्राप्त मतों की अपेक्षित बहुलता के आधार पर ही परिणाम का निर्णय होता है। कथन दोनों सही है, मतलब कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन अगर देखा जाए तो इसकी व्याख्या नहीं करता, क्योंकि ये दोनों सेंटेंस सीधे सीधे एक दूसरे से नहीं जुड़े हुए हैं। क्यों व्याख्या नहीं करता है? मतलब जुड़े हुए हैं लेकिन व्याख्या नहीं करता है। देखिए ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए, भारत की जो लोकसभा है, संसद का निम्न सदन तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव में निर्धारित कुल सीटों में से सदस्यों के आधे से अधिक का बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल या गठबंधन ही सरकार बनाते हैं। चुनाव में पड़े कुल मतों के बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को बिना सीटों का बहुमत प्राप्त किए सरकार बनाने का कोई अधिकार नहीं होता है। अब देखते हैं, बहुमत प्रणाली पर आधारित चुनाव में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला प्रत्याशी ही विजयी होता है। मतों की अपेक्षित बहुलता के आधार पर प्रत्याशियों की हार जीत निश्चित होती है। इस तरीके से आपका सही आंसर हो गया। ऑप्शन देखते हैं हम सब। सही आंसर आपका हो जाएगा बी। ए और आर दोनों सही है, लेकिन जो है कि आर ए की व्याख्या नहीं करता है, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों अब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है कि राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन राज्यों की विधानसभाएं करती हैं। बी है कि चूंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अतः केवल राज्यसभा का कोई सदस्य ही उपराष्ट्रपति पद के लिए चुन या लड़ सकता है। सी है कि लोकसभा और राज्यसभा में इस बात में अंतर है कि लोकसभा का प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से चुनाव लड़ सकता है, पर राज्यसभा का प्रत्याशी सामान्यतः वहीं का होना चाहिए जहां से वह प्रत्याशी बन रहा है। अगला है कि भारत के संविधान में राज्यसभा के नामित सदस्य की मंत्री पद पर नियुक्ति का स्पष्ट रूप से निषेध है। तो प्रश्न में क्या कहा गया था, कौन सा कथन सही है? तो इसलिए आपका सही कथन हो जाएगा सी। यही अंतर होता है, लोकसभा और राज्यसभा में इस बात का अंतर होता है। लोकसभा का प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव अलग होता है, राज्यसभा का चुनाव अलग होता है। तो राज्यसभा में क्या होता है कि प्रत्याशी जो होता है सामान्यतः वहीं का होना चाहिए जहां से वह चुनाव लड़ रहा है। इस तरीके से आपका सही उत्तर हो जाएगा सी। तो देख बच्चों, अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यह निर्धारित करता है कि भारतीय संविधान परिसंघीय है? निम्नलिखित में से कौन सा यह निर्धारित करता है कि भारतीय संविधान परिसंघीय है? कहने का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशनल इज फेडरल। तो पहला है कि संविधान लिखित और अनम्य है। बी है कि न्यायपालिका स्वतंत्रता है। सी है अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। डी है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारतीय संघ व्यवस्था पर भली भांति दृष्टिपात करने से जो तथ्य सामने आता है वह यह है कि यद्यपि हमारे संविधान का स्वरूप संघात्मक है, तथापि उसकी आत्मा एकात्मक है। दूसरे शब्दों में, जहां एक तरफ संघात्मक व्यवस्था अपनाने पर भी हमारे संविधान का झुकाव एकात्मक व्यवस्था की ओर अधिक है, वहीं दूसरी तरफ केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण से स्पष्ट होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। यहाँ पे इसलिए आपका जो उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा। इससे स्पष्ट होता है, कहने का मतलब यह है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण से यह स्पष्ट होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। एक संघात्मक शासन व्यवस्था के लिए कुछ शर्तों का होना आवश्यक होता है। शासन व्यवस्था के लिए कुछ शर्तों का होना आवश्यक है, न कि संघीय व्यवस्था के लिए। जैसे लिखित एवं अनम्य संविधान हो, शक्तियों का विभाजन हो, स्वतंत्र न्यायपालिका हो, संविधान की सर्वोच्चता हो।
उपर्युक्त विकल्पों में से एक से अधिक विकल्प सही है, परंतु सर्वाधिक मान्य विकल्प केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण सही है। अगला प्रश्न है आप सबके सामने। तो देखते हैं इस प्रश्न को। केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्युनिसिपल संबंध कहा गया है? केंद्र राज्यों के संबंध में विशेष रूप से किस प्रसंग में म्युनिसिपल संबंध कहा गया है? म्युनिसिपल रिलेशंस। तो पहला है कि विधान के क्षेत्र में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में, वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में, सी है प्रशासनिक क्षेत्र में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में, डी है योजना प्रक्रिया में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। तो इस प्रश्न को ध्यान से समझते हैं। यहाँ पे क्या कहा गया है कि केंद्र राज्य संबंधों को किस विशेष प्रसंग में म्युनिसिपल संबंध कहा गया है। यहाँ पर देखिए कि यह विश्लेषण वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में कहा गया है। वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के जो है कि उसके मामले में कहा गया है, तो यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि प्रचलित व्यवस्था के अनुसार करों से प्राप्त होने वाली आय का प्रधान भाग केंद्र के हिस्से में आता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, प्रधान भाग जो है केंद्र के हिस्से में आता है। फलतः राज्यों की योजनाएं मूलतः अनुदानों पर ही आश्रित होकर रह गई है। यह बात उस समय विशेष रूप से कही जाती है जबकि केंद्र व राज्यों में पृथक राजनीतिक दल की सरकार हो। अतः विकल्प बी को सही विकल्प माना जाएगा। इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। अब आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आप सबके सामने। देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 8 है। उच्चतम न्यायालय की परामर्शी अधिकारिता के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन सही पूछा गया है। सही कथन पूछा गया है उच्चतम न्यायालय की परामर्शी अधिकारिता के विषय में। तो देखिए पहला है आपका कि उच्चतम न्यायालय के लिए बाध्यकारी है कि वह राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किसी भी मामले में अपना मत व्यक्त करे। यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है। यह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 2। तीसरा देखते हैं, परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देशन पर व्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता। यह बिल्कुल सही है। चौथा है, उच्चतम न्यायालय को उसकी परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन एक बार में केवल एक ही निर्देश भेजा जा सकता है। यह भी स्टेटमेंट गलत है, जरूरी नहीं होता है। इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा 2 और 3 सी। 2 और 3 आपका सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 143 के अधीन राष्ट्रपति विधि या तथ्य के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय से राय प्राप्त कर सकेगा, परंतु ऐसी मांगी गई राय पर सर्वोच्च न्यायालय राय देने के लिए बाध्य नहीं होगा, किसी भी तरीके से बाध्य नहीं होगा। इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा 2 और 3। अब आगे देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत के विभिन्न निर्वाचन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी निर्वाचन प्रणालियां स्वीकृत की गई है? कौन सी निर्वाचन प्रणालियों को स्वीकृति प्रदान की गई है? पहला है वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। दूसरा है
एकल संक्रमणी मत के आधार पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली, तीसरा है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली, अप्रत्यक्ष निर्वाचन की संचयी मतदान प्रणाली। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अपने यहाँ वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष प्रणाली का व्यवस्था की गई है। दूसरी जगह हम एकल संक्रमणी मत के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई है। इसलिए अगर देखा जाए तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2। यह दोनों व्यवस्थाएं गलत है, अपने यहाँ यह अपनाई नहीं गई है। यहाँ पे भारत के संदर्भ में बात कही गई है। तो भारत में निर्वाचन की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही निर्वाचन प्रणालियां अपनाई गई है। लोकसभा तथा राज्यसभा के विधानसभाओं के चुनाव में वयस्क मताधिकार के आधार पर, जब लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होता है तब वयस्क मताधिकार पर। उसके बाद अगर देखें, जबकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा तथा विधान परिषदों के चुनाव हेतु एकल संक्रमणी मत प्रणाली के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से संपन्न होता है। इसलिए दोनों व्यवस्थाओं का प्रावधान किया गया है। इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2। 1 और 2 यह राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न, तो बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, आप सबके सामने है। निर्गत मत सर्वेक्षण एग्जिट पोल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे देखिए एग्जिट पोल के बारे में पूछा गया है। सही कथन, तो निर्गत मत सर्वेक्षण अभिव्यक्ति का प्रयोग मतदाताओं के उस निर्वाचन उपरांत सर्वेक्षण को व्यक्त करता है जिससे वह पता चले कि मतदाताओं ने अपने मताधिकारी का प्रयोग किस प्रत्याशी के पक्ष में किया है। दूसरा है कि निर्गत मत और जनमत सर्वेक्षण ओपिनियन पोल एक ही बात है। अब यहाँ पे देखते हैं सी। निर्गत मत सर्वेक्षण वह युक्ति है जिससे मतदाता के परिणामों के विषय में अधिकतम सही पूर्वानुमान किया जा सकता है। डी है कि निर्गत मत सर्वेक्षण हाल ही में मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा निकाली गई प्रशासनिक युक्ति है जिससे पर रूप धारण करके मतदान रोका जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा, सही आंसर जो आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। ए हो जाएगा। क्यों ए हो जाएगा? क्योंकि निर्गत मत सर्वेक्षण एग्जिट पोल सर्वे मीडिया द्वारा किसी भी चुनाव के समय मतदान करके निकलते हुए मतदाताओं द्वारा विविध पार्टियों प्रत्याशियों के पक्ष में किए गए मतदान के अध्ययन एवं विश्लेषण पर आधारित युक्ति है जिसके द्वारा मतगणना के परिणामों के घोषित होने से पूर्व ही परिणामों के बारे में सही पूर्वानुमान लगाने का प्रयास किया जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए। इस तरीके से आपका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन से कृत्य हैं? यहाँ पे निर्वाचन आयोग के काम के बारे में पूछा गया है। निर्वाचन आयोग के काम के बारे में पूछा गया है, कौन कौन से कृत्य हैं? तो पहला है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापतियों के पदों के लिए निर्वाचित करना। बिल्कुल गलत है। नगर पालिकाओं और नगर निगम के लिए निर्वाचन कराना, जो कि गलत है क्योंकि इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव करवाता है। निर्वाचनों से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों का निर्णय यह भी इसका काम नहीं होता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कूटों का सही आंसर कीजिए। इसलिए यहाँ पे कोई विकल्प सही नहीं होगा, कोई विकल्प सही नहीं होगा। अगर देखें तो राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। संकेत 3 के लिए न्यायालय है। जब कोई बात आती है तो उसके लिए हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा डी। यहाँ पे कोई भी कथन सही नहीं है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह डिस्कशन थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो तो ये वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी और को भी मदद मिलेगी तो शेयर भी कर सकते हैं। चैनल पर ऐसे यूपीएससी के पुराने क्वेश्चन पेपर को सिंपल तरीके से डिस्कस करते रहेंगे। तो आप चाहें तो सुबह आईएएस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।